नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और उसका भी अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल यही है कि क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या क्या सूरत हाल होगा देश में उन स्थितियों का। क्या पटरी पर आएगी ज़िंदगी? यही आज हमारे विशेष पटरी पर आएगी ज़िंदगी। और इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब के पास। रिजवान जी, क्या पटरी पर आएगी ज़िंदगी? एक बड़ा सवाल है। 17 मई को काउंटडाउन जो है उसका शुरू हो गया है, जो लॉकडाउन ख़त्म होने की बात की जा रही है तीसरे चरण का, और ये भी चर्चा है कि क्या चौथा चरण शुरू होगा और उसमें क्या रियायतें मिलेंगी, क्या पाबंदियाँ रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। यही सवाल लोगों के जहन में है और कई तरह की जो है उम्मीदें भी हैं। चर्चा का आगाज करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अविनाश, बहुत ढेर सारी उलझन है, वो कब सुलझेंगी सब इसी आस में बैठे। बहुत लंबे समय तक लोग अपने घरों पर हैं। 17 मई को ये कैद जो लोगों ने खुद चुनी है, देश की सरकार के साथ लोगों ने समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन ये कैद कितनी लंबी होगी और उम्र बच जाए इसलिए ये कैद है। तो उम्र और कैद दोनों का रिश्ता है और अब कैसे इससे बचा जाए, इस पर बहुत तरह के सवाल हैं। लोगों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं हैं और ये जो दुश्मन है, जो दिखता नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर हाहाकार, और वो हमारे साथ है। हम अगर उससे लड़ने में सक्षम है हमारा शरीर, तो हम उससे पार पा जाते हैं, वरना और कई बार जानलेवा। इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, देश वातावरण, बहुत ढेर सारी चीजें वर्तमान में चर्चा। रेल पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। पहले श्रमिकों के लिए शुरू हुई, अब अमीरों के लिए शुरू हो। श्रमिकों के लिए भी शुरू होने में बहुत देर हुई थी, अमीरों के लिए शुरू हुई और बाकियों के लिए नहीं। तो इन सबको लेकर भी बहुत तरह के सवाल हैं कि सवाल पूछे भी जाए। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन हमारी जिंदगियां कब पटरी पर आएगी? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपस में बात कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हम बहुत सी सलाह दे रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं है सब कुछ साथ करने। सवाल बहुत तेरे हैं, बहुत से सवाल हैं, इन्हीं से सवाल हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया है जो भारतीय जनता पार्टी से, अवनीश बुंदेला है कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार है आशीष दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश, पटरी पर कब आएगी जिंदगी, एक बड़ा सवाल है और यक्ष प्रश्न की तरह हम सब के सामने मोबाइल खड़ा है। क्या सोचते हैं आप, क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या पीछे हुआ, क्या आगे होना चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए रिजवान जी, जो कोरोना की स्थिति पूरे देश और प्रदेश में है वो दिनों दिन भयावह होती है। कंट्रोल तो आप देख रहे हैं, लॉकडाउन 3 के बाद भी कहीं कंट्रोल जो होना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं फिर भी मोदी सरकार को और जो और राज्य की सरकार है, खासकर मोदी सरकार को इस देश की जनता ने जितना समर्थन दिया है रिजवान जी, मतलब वो सरकार जो कि कोरोना को पहले नकार रही थी कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अभी कल मैंने रिजवान एक वीडियो देखा, राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हमारे देश के उपराष्ट्रपति 17 मार्च की कार्रवाई थी, वो कह रहे हैं कि अरे मास्क आप हटाओ, मास्क हटाओ। मतलब कहीं ना, मेरे कहने का मतलब रिजवान जी कि केंद्र सरकार ने, सबसे पहले केंद्र सरकार ने कभी माना ही नहीं कि कोरोना कोई बीमारी है। मतलब अगर देखिए महामहिम है, वो किसी पार्टी के नहीं है वर्तमान, लेकिन फिर भी उनकी पृष्ठभूमि है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन रिजवान जी, सबसे बड़ी बात आप देखें
जब जनवरी में राहुल जी ने कोरोना के प्रति सजग करने का प्रयास किया तो उस समय हमारे राष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री मजाक उड़ाते हैं, हर्षवर्धन जी। और उसके बाद क्या हुआ आप देखें, उसके बाद आप फरवरी में एक बड़ा इवेंट करते हैं जिसमें 465 लोग आते हैं अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। ना तो किसी की स्क्रीनिंग की गई, ना रिजवान जी उसी के परिणाम है कि आज अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद जल रहा है। अगर पीछे आप पहुंच जाए, मेरा सवाल यह है कि आप ये जिंदगी पटरी पर कब आए, यही हमारी यही सवाल है, लोगों पे विश्वास पैदा हो। क्या सोचते हैं? देखिए मैं ये सोचता हूं कि लॉकडाउन जैसे हम लगभग आज 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं रिजवान जी, पूरा देश लॉकडाउन में और देश की जनता सहयोग भी कर रही है। और एक सकारात्मक विपक्ष की तरह अभी कोई राजनीति की बात नहीं, हर व्यक्ति का, हर एक आम जन का फर्ज है कि अपनी सरकार का सहयोग करें, क्योंकि जान है तो जहान है, जब तक आप प्राण अस्वस्थ नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से अभी कल से शायद ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले रिजवान जी सरकार तो जो अपना काम कर रही है, नहीं कर रही एक अलग विषय है। सबसे पहले आम जनता को कहते ना एजुकेट होने की आवश्यकता है कि साहब लॉकडाउन तो कभी ना कभी खुलेगा। देखिए हम भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये जनता को समझना होगा। थोड़ा सा सरकार, जो राज्य सरकार है, हर जगह की केंद्र सरकार है, उसको ये कहते ना एक जागृति लानी होगी जनता के बीच में साहब कि हम कोरोना से लड़ना है, हम बिना लॉकडाउन के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें जिस तरह से मध्य प्रदेश में ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुली तो एकदम भीड़ टूटी स्टार्टिंग के 2-3 दिन में। फिर शासन ने ठेकेदारों ने कुछ व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। मुझे लगता है इस तरह की जागृति हर कहते ना हर विषय में, हर फील्ड में लाने की आवश्यकता है कि साहब आप लॉकडाउन कब तक रहोगे, क्योंकि कई सारे करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लगभग कितने सारे मजदूर बेरोजगार। आज का ही अखबार में पढ़ रहा था, लगभग 11.5 लाख प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में वापस आ चुके हैं, 2-2.5 लाख और वापस आना है। तो रिजवान जी अगर ऐसा चलता रहा तो रोजगार की तो कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि जीडीपी भी हम देखें राष्ट्रीय तो 1% के नीचे जाने वाली है। अच्छा आप एसबीआई का शेयर देखें तो वो 250 के आसपास आ चुका है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए देखिए सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक बाध्यता है। सरकार उतना ही सहयोग कर सकती है जितना उसके हाथ में, जितना उसकी सामर्थ्य है। मुझे लगता है इसमें मेरी बात से शायद पत्रकार और ब्रजगोपाल लोया जी भी सहमत होंगे कि सबसे पहले जनता में जागृति लाने का प्रयास करना चाहिए सरकारों को कि साहब अब लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन आपको अपनी सुविधा, ये नहीं कि आप लॉकडाउन खत्म हो गया तो आप चौराहे पर घूम रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जनता को अभी बहुत लंबे समय तक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिजवान जी जिस तरह से कोरोना की स्थिति भयावह चल रही है, अभी प्रदेश में की बात करूं, मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद यहाँ लॉकडाउन खोला जाएगा। हाँ, उसके प्रारूप को कुछ चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ छूटें दी जा सकती, कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, जिससे कि कई सारे लोग, जैसे रिजवान जी एक बहुत बड़ी बात है, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूं और मैं जिस डॉक्टर को दिखाता हूं तो वो डॉक्टर से मैं कंसल्ट करना चाहता था, क्योंकि लोगों की दिनचर्या बदल गई है, लोग आज भी वही डाइट ले रहे हैं, और लेकिन क्या है उनकी वर्किंग खत्म हो गई। लोग लगभग 17 से 18 घंटे आजकल बिस्तर पे हैं, बैठे रहते हैं, तो उसके कारण से लोगों की शुगर भी बढ़ रही, ब्लड प्रेशर। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें तो सरकार को खोलनी होंगी कि डॉक्टर बकायदा कंसल्टेशन देने के लिए बैठे हैं। देखिए ठीक है, सरकारी अस्पतालों में, चाहे हमीदिया अस्पतालों, इनमें है, लेकिन इनमें हर आदमी जा नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कुछ परिवेश, कुछ का प्रारूप चेंज करने की आवश्यकता है। रिजवान जी कांग्रेस का क्या पक्ष है लॉकडाउन खोलने के लिए, उस पर भी आप कांग्रेस क्या होने वाला है, जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी, पूरी दुनिया थम सी गई। निश्चित पूरी दुनिया थमी हुई है और गाड़ी को पटरी पर लौटाने की पूरी कोशिशें हो रही। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, उसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी उसमें कहा कि लॉकडाउन में हमें किस तरह काम करना, ये संस्कृति हमें विकसित करनी पड़ेगी और किस तरह लॉकडाउन खोले, इसके लिए प्रभावी कदम हमें उठाने पड़ेंगे। 4-5 मुख्यमंत्री ऐसे भी थे उसमें जो लॉकडाउन को खोलने के पक्ष में नहीं है। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें या जो 15 रूटों पर रेलवे शुरू करने का प्लान केंद्र सरकार ने बनाया है उस पर आगे काम हो। बहुत सारे मुख्यमंत्री उससे सहमति नहीं रखते हैं, परंतु इन सहमति और असहमतियों के बीच में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन लॉकडाउन के दौरान उभर कर आई है
वह एक है कि राजनीतिक नेतृत्व हो, मुख्यमंत्री गण हो सभी राज्यों के, उसमें सभी दलों के माननीय मुख्यमंत्री हैं और देश की जनता का, इन दोनों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है और वो उन्होंने व्यक्त भी किया है कि आप जो निर्णय करेंगे उसमें अंततः हम साथ रहेंगे, भले ही हमारा मत कुछ अलग हो। ऐसा ही जैसे गुजरात में है, गुजरात सरकार का यह कहना है कि हमें अविलंब औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है। रिजवान जी, मैं आपको कुछ बहुत व्यवहारिक तथ्य और सत्य बताना चाहता हूं। मैं उदयपुरा छोटी जगह में रहता हूं। यहाँ स्थितियां ये है कि यहाँ बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल रहा है, सभी तरह का बाजार यहाँ खुल रहा है, परंतु 2 समस्याएं हैं। दुकानदारों के मन में चिंता है कि ऐसा नहीं जो भीड़ आ रही है उससे वो पॉजिटिव हो जाए। दूसरी एक और समस्या है कि भोपाल में बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो माल तो भेजना चाहते हैं, परंतु उनके जो कर्मचारी हैं वो उस एरिया में रहते हैं जो या सील्ड है या कंटेनमेंट एरिया है। तो इस तरह जो सप्लाई चेन है वो पूरी बाधित हो चुकी है। केवल एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कंटिन्यू है, बाकी चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा बाधित हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, परंतु जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो संकट है हम इसको अवसर में कैसे बदलेंगे। हमें एक अवसर इसमें दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में आज पूरे देश से जो लोग लौट कर आए हैं ये स्किल्ड लेबर है, इसमें से बहुत बड़ी संख्या में, और स्किल्ड लोगों की जो संख्या मध्य प्रदेश में आज पहुंची है उनसे मध्य प्रदेश को औद्योगिक गतिविधियां आगे बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। ये पॉजिटिव सोच हमें रखना चाहिए कि ये जो संकट का समय है, और एक बात हमें प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग में रखनी है कि हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का मामला है इसके साथ जीवन जीने की आदत पाड़नी पड़ेगी। इस आदत के बगैर आगे काम चलने वाला नहीं है। जो पूरे विश्व से आ रही है सूचनाएं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमें बहुत लंबे समय तक कोरोना के साथ जीने की जीवनचर्या विकसित करनी है और नए तरह की अर्थव्यवस्था का जन्म होने जा रहा है देश में, वो बिल्कुल नई होगी। और उस नई अर्थव्यवस्था में हम कैसे सबसे अच्छा कर सकते हैं, मैंने एक दिन और आपसे निवेदन किया था कि भारत में पीपीई किट निर्माण की 7,000 करोड़ की नई इंडस्ट्री शुरू हो गई। हम 1 अप्रैल तक 1 रुपए का भी नहीं बनाते थे, परंतु एक नया अध्याय हमने जुड़ा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम चाइना पर डिपेंड थे और आज वो इंडियन मार्केट में मिल भी रही हैं और मार्केट उससे आगे बढ़ भी रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आज की चुनौतियां हैं, ये अगर हमने इन्हें सही ढंग से उनसे निपटा तो ये हमारे सुनहरे भविष्य की ओर भी हमें ले जा सकती हैं। जो आज लोग बेरोजगार हुए हैं वे भारत के नव निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। एक और बात मैं जो खास कहना चाहता था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ग्राफ घट रहा है, जिस तरह से मरीजों की छुट्टी हो रही है और इस छुट्टी के बाद जो बेड्स खाली हो रहे हैं, कि जैसे एक्टिव पेशेंट हमारे यहाँ आज 1700 से भी कम बचे हैं, 1600 कुछ एक्टिव पेशेंट बचे हैं आज। ये मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। हमारे कुछ जिले जो थे ग्रीन जोन में आ गए हैं, जो जिनके यहाँ मरीज शून्य हो गए हैं, पिछले 14 दिन से 21 दिन से उनके यहाँ एक भी मरीज नहीं आया है, तो कुछ अच्छी खबरें भी हमारे पास हैं। परंतु जो चिंता थी इंदौर की, भोपाल की और जबलपुर उज्जैन की, इन शहरों की चिंता आज भी मन में है, क्योंकि जब तक ये शहर लॉकडाउन से बाहर नहीं होंगे हमें मध्य प्रदेश को आर्थिक गतिविधियां सुचारू करने में बहुत असुविधा है। और इसलिए सरकार का पूरा प्रयत्न है कि सबसे पहले इन महानगरों की जो लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बंद हुई हैं ये वापस से प्रारंभ हो, क्योंकि ये जब प्रारंभ होंगी तभी मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि का पहिया तेजी से घूमेगा। अविनाश जी, क्या लगता है आपको, क्या देख रहे हैं दिन भर की, क्या खास खबरें रही हैं, क्या चीजें हैं, अब लोगों की निगाह है अब सब चीजों पर, ट्रेनें भी चल गई हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। रिजवान जी, सबसे बड़ी बात ट्रेनें भी चलने वाली हैं और सब, लेकिन ट्रेन जो है वो लंबी दूरी की है, बहुत कम स्टेशनों में रुकेगी जी, और ट्रेन राजधानी के दिख रहा है आम आदमी के लिए। देखिए रिजवान जी, मुझे ऐसा लगता है ट्रेनें चलने से थोड़ा सा अवनीश आपके पास आऊंगा जी। रिजवान जी, जैसा आपने कहा कि सहूलियतें धीरे धीरे ही दी जा रही हैं जनता को सरकार द्वारा, लेकिन जिस तरह की अब पहले उन्होंने श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की और अब यात्री ट्रेनें भी उन्होंने शुरू की हैं, लेकिन वो यात्री ट्रेनें वैसी ट्रेनें नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं है, मेल नहीं है, एसी कोच वाली ट्रेनें हैं, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। और एक शुरुआत हुई है तो लोगों कहीं से कहीं उम्मीद जागी है। जो लोग
तमाम जगहों पर अन्य प्रांतों में जो लोग हैं वो अपने घर आना चाहते तो उनके लिए भी एक ये मौका है, लेकिन इतने सबसे ही लोगों को राहत मिलने वाली नहीं दिखाई दे रही। लोगों के मन में शंकाएं, कुशंकाएं ज़्यादा हैं और उम्मीद जो है उनकी वो कहीं ना कहीं टिकी है 17 मई पे कि 17 मई के बाद आखिर क्या होगा। और अब प्रधानमंत्री जो 8 बजे संबोधित करने वाले हैं देश को, उसको लेकर के भी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर क्या कहीं ये चौथा लॉकडाउन तो नहीं शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा सभी दल कह रहे हैं, लोया साहब ने भी कहा, अवनीश जी भी कह रहे हैं कि सरकार को बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ध्यान अब जो है लोगों का ये है कि घर में बैठे बैठे वो उकता गए हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो अब वो चाहते हैं कि घर से बाहर निकलें, लेकिन सवाल यही है कि घर से बाहर निकलें तो निकले कैसे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए तो कराएगा कौन वो, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि लोग लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी फिर यदि खुलता है लॉकडाउन या व्यवस्थाएं ज़्यादा, सुविधाएं ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है, गतिविधियां ज़्यादा संचालित की जाती हैं देश में, तो निश्चित तौर पर कैसे जी, तो उसके लिए नई तरह की तैयारी सरकार को करना पड़ेगी। बिल्कुल, जीने के नए तरीके भी हमें बनाने जी। अवनीश, माफ कीजिएगा, आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी तरह की चीजों को? भविष्य की संभावनाएं क्या देखते हैं? देश जिस दौर से गुजर रहा है, महामारी की का एक डर तो है ही, और उसकी वजह से आर्थिक जो हमारी कमर टूट रही है, पटरी पर कैसे आएंगे? ये जिंदगी पटरी पर कैसे आएगी? और जिंदगी पटरी पर तभी आती है जब जिंदगी खुशहाल जी। देखिए, अब जिंदगी पटरी पर लाने के लिए सबसे बड़ी चीजें वो हैं जो अभी तालेबंदी में है, उन्हें धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। देखिए, ये सब लोग अब मानने लगे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो कोरोना के साथ के जरूरी एहतियात को बरतते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ये कर रहे हैं। तो यदि हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की, उसे तेज करने की, तो हमें कोरोना के साथ लड़ने के जज्बे के साथ बाहर आना पड़ेगा। तो लॉकडाउन, इसको धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से खोलना पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुलेगा, आज लोग सड़क पे भी जब गाड़ी चलाते हैं तो वो सोच के चलाते हैं कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, हम संभल के चलें। तो वही कोरोना के साथ भी करना पड़ेगा कि अपना बचाव खुद करें, आगे बढ़ें और इस तरह से चीजें खोलें। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सरकार जो इन चीजों को देख रही है, वो किस तरह से देख रही है, सबसे बड़ी बात है। आज 50 दिन लगभग लॉकडाउन में गुजर चुके हैं देश के, और इन 50 दिनों में माना जाता है कई गुना ज्यादा पीछे हम लोग जा चुके हैं। और अब भारत सरकार ने अब आज से रेल सेवा शुरू करने की कोशिश की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है 5-7 दिनों से वो चलाना शुरू कर रहे हैं। तो ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि ये सब चीजें जब लॉकडाउन में रेल सेवा शुरू की गई है, तो जब लॉकडाउन शुरू किया था तब भी रेल सेवा को थोड़ा सा चरणबद्ध रूप से शुरू करके और लोगों को अपनी जगह पे पहुंचाया जा सकता था। तो उस समय वो जो घबराहट और दहशत जो फैली थी वो नहीं फैलती। जब लोग एकदम लाचार हो गए, पस्त हो गए, आक्रोशित हो गए, तो फिर ट्रेनें चलाई गई। ये अब चूंकि क्या है कि अब इन चीजों की समीक्षा की जा सकती है, उस तरफ क्या स्थिति है ये अलग होती है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि जब लॉकडाउन में ये रिस्क अब लिया जा रहा है तो उस समय भी लिया जाता। तो ये चीजें जब व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती तो शायद देश में इतना हड़कंप नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो गरीबों की चिंता की बात हो रही है, तो गरीबों की चिंता की बात के साथ साथ उनके लिए कुछ काम करने की जो बातें हैं, वो उसमें केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल नहीं नजर आता है। क्योंकि गरीबों के बारे में अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है, सरकार में भी लोग कहते हैं, मानते हैं, और व्यापार के जुड़े लोग भी कहते हैं कि इन सब चीजों को इस तरह से एकजाई करना होगा जो एक दूसरे से गुथें और आगे बढ़ें। जब एक गरीब आदमी की जेब में पैसा होगा, जब उसके पास रोजगार होगा, तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जब मेरी जेब में पैसा होगा तो ही मैं बाजार में खरीदूंगा, और जब खरीदूंगा तो उसका उत्पादन होगा। वो पूरी एक कड़ी है, उस कड़ी को वापस रिस्टोर करना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात है कि जो लोग जो अपनी शहरों से रोजगार छोड़ के आ गए हैं, अब वो गांव में बेरोजगार हैं या गांव में वो सरप्लस है, अब तो उनकी व्यवस्था क्या है, उन्हें कैसे किया जाएगा? क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो लोग सरप्लस कहलाएंगे, फिर एक नया रिस्क शुरू होगा वहां पर अर्थव्यवस्था के लिए। तो वो कैसे शहर को लौटेंगे, और जब तक शहर को ना लौटे उनके पास काम क्या होगा, कैसे क्या होगा? तो
ये सब चीजों को सोचना होगा। और जो बातें अभी हम देख भी रहे हैं, सरकार इस तरह की बात सरकार ने कही है कि हम गरीबों की जेब में पैसा डालेंगे। वो जो पैसा डाला जा रहा है वो फौरी राहत है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए या जो भी राशि है वो फौरी राहत है। वो कुछ इस तरह का उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे वो राशि जो है फिलहाल अगले 3, 4, 5 महीने ठीक से पहुंचे, इस तरह से पहुंचे कि उनका गुजर हो सके। अनाज के हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं तो उन्हें खोला जाना चाहिए, उन्हें लोगों को दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी ना किसी तरह रोजगार की तरफ होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होंगी तभी रेल सेवा चलने का भी मतलब होगा, तभी और रियायतें खुलने का मतलब होगा और तभी हम ये मान सकेंगे कि लॉकडाउन एक अब जो हम एक अपने आप में एक उस लॉकडाउन की भावना को समाहित करके आगे बढ़े। जो शासकीय रूप से लॉकडाउन है वो खुले, आदमी अपने मन में उस लॉकडाउन की भावना को लेकर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था ज्यादा कारगर होगी। और हाँ, इन सब बातों में एक बात और मानता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सबसे बेहतर तालमेल की इस वक्त जरूरत है। और इस वक्त केंद्र सरकार को भी एक अभिभावक के नाते बड़ा दिल रख के हर तरह की सरकारों के साथ बहुत मतलब मैक्सिमम लेवल पे तालमेल बनाना चाहिए। आशीष, एक सवाल और है, बार बार सवाल उठ रहा है कि सिर्फ एसी ट्रेनें क्यों चलाई गई, केवल अमीरों को ध्यान रखकर क्यों चलाई गई, बहुत महंगी भी है ये ट्रेनें जी हाँ, और स्लीपर क्लासेस क्यों नहीं उपयोग की गई, इस पर भी बहुत ढेर सारे, उसको आप कैसे देखते? देखिए, मैंने अभी अपनी बात में भी कहा था कि 25 मार्च से हमने लॉकडाउन लागू किया था और आज जब हम 11 मई को उसी लॉकडाउन के पीरियड में ट्रेन चलाने का जोखिम ले रहे हैं या उसका फैसला, साहसिक फैसला ले रहे हैं, तो ये जो 25 मार्च को भी जारी रह सकता था। 25 मार्च को 25 ट्रेनें चलाई जा सकती थी, जनरल ट्रेनें चलाई जा सकती थी। तो वो मजदूर जो सड़कों पे मारे जा रहे हैं, जो भूखे प्यासे बच्चों को लेके दौड़ रहे हैं, पटरियों पे भाग रहे हैं और मतलब भिखारियों की स्थिति में जो लोग हैं, वो कम से कम किसी तरह अपनी जगह आ चुके होते। तो ये जो मैंने बात की, ये चीजें उस वक्त बहुत सोच विचार करके और धीरे धीरे उस वक्त ही लागू की जा सकती थी। जो लॉकडाउन में आज हो रहा है उस समय भी कर लिया जाता, तो इस तरह का पैनिक नहीं बनता। बिल्कुल। अविश, आप क्या कहेंगे? देखिए रिजवान जी, मैं तो पूर्व में भी कहा है कि बिना तैयारी के केंद्र सरकार का आप इतिहास देखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, लेकिन आप इतिहास देखें, इन्होंने जो काम की निर्णय लिए बड़े जल्दबाजी में, पहले तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे वो नोटबंदी हो या लॉकडाउन हो। उसके बाद आपने एकदम निर्णय, जैसे आप लॉकडाउन के बाद दिल्ली में जो स्थिति देखें, बसंत विहार बस अड्डे की, हम सबको याद है वो वीडियो, कि जिस ढंग से वहां पे मजदूर एकत्रित हुए थे, लोग जाने के लिए मजदूर भी थे, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे। और आपने देखा होगा दिल्ली से देश के अन्य भागों में पैदल निकले वो। मैं आशीष जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। अगर आज जो निर्णय आप लोग 50 दिन बाद ले रहे हैं, वो निर्णय, वो उस तरह का निर्णय आपको उस समय व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या रिजवान जी, इसके उलट हुआ। कोरोना को सबसे पहले तो उसके कोरोना के लॉकडाउन के पहली बात तो आप भी जानते हैं, कोरोना को इस देश में लेट किया गया, लॉकडाउन को लेट किया गया। अब जो भी, मैं राजनीतिक कारण में जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन लेट किया गया इस देश में। और दूसरी सबसे खास बात आप देखें, उसके बाद केंद्र सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी कोरोना को एक, कहते हैं ना, एक धार्मिक रंग देने में लग गई। उन्होंने हमेशा एक विशेष वर्ग को टारगेट किया, ठीक है, और उसके बाद जब इनको लगा कि ये तो पूरे हर वर्ग में फैल रहा है, तो अब मुसीबत। आप मध्य प्रदेश की बात करें, आज मध्य प्रदेश में रिजवान जी लोग 11-11.5 लाख मजदूर वापस आ रहा है। क्या है रोजगार की व्यवस्था? आज ले दे के हम फिर मनरेगा की तरफ देख रहे हैं। मनरेगा से अच्छी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ये वही मनरेगा है रिजवान जी कि जिसको भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमेशा इसको कोसता था, बोलता था ये तो कांग्रेस की असफलताओं का जनाजा है, उनकी असफलताओं का, कहते ना, एक स्तंभ है। और आज आप फिर से हाँ, स्मारक है। और आज फिर से आप मतलब आप फिर से मनरेगा, क्योंकि हकीकत बात यह है कि मनरेगा से अच्छी योजना, देखिए राजनीतिक बात एक अलग बात होती है, मनरेगा से अच्छी योजना इस देश में आजादी के बाद, या हम कहें कि पिछले 25 साल में मजदूरों के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कभी कोई बनाई नहीं गई। और एक नई बात सुनने में आ रही है अभी,
शिवराज जी के द्वारा भी सुनने हमारी केंद्र सरकार की, हम कहते ना उसमें मजदूर एक्ट में श्रम कानून में हम बदलाव करने। रिजवान जी 1965 में जब ये एक्ट घटित हुआ, बड़ी मुश्किल से लगभग आप देखें कि 90% इसमें समस्या हल हुई। आज 10% लोग आज भी हैं जो मार्केटिंग सेल्स वाले, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो कहते हैं कि हमारे अधिकारी को रक्षा नहीं हुई है और हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स फिक्स किए हैं मजदूरों के श्रम मंत्रालय ने, श्रम कानून ने 8 घंटे के, अगर आप उनको बढ़ाएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं शोषण बढ़ेगा रिजवान जी उनका। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक आदमी से आप 8 की जगह 14 घंटे काम लेंगे तो मतलब 50% लेबर कम कर देगा जो फैक्ट्री वाला है, 100 की जगह मजदूर अपने 40-50 घटा देगा, तो उससे रोजगार, बेरोजगार और मुंह आएगी और बेतहाशा, क्योंकि बेरोजगारी देश में कहते हैं आजादी के बाद आज तक के उच्चतम स्तर पर है। जी रिजवान जी, 3 बातें हैं इसमें एक साथ पूरी कर दूं। एक बात तो पहली ये कि ट्रेन के बंद करने का जो सवाल उठाया जा रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि रेल सेवाएं बंद की गई थी 21 तारीख मार्च को रात 12 बजे के बाद, और उसमें भी कब की गई थी, जब 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, ये आंकड़े हैं, 450 करोड़ के रेलवे टिकट कैंसिल हुए थे केवल उत्तर क्षेत्र में। रेलें खाली जा रही थी, आपको याद होगा, पहले 30 ट्रेनें निरस्त हुई, फिर 48 ट्रेनें निरस्त हुई, फिर 70 ट्रेनें निरस्त हुई। इस तरह जब ये संख्या बढ़ते बढ़ते 400 ट्रेनों को क्रॉस कर गई, तब ट्रेनें बंद हुई। एक बात, उसको जल्दबाजी नहीं किया गया। दूसरी बात, ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं कई राज्यों में, इसमें कोई संतुलन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसमें बहुत बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत बेहतर हुआ है, कुछ ठीक काम राजस्थान में हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि मध्य प्रदेश में 72 ट्रेनें पहले आरक्षित की गई और 15 के लिए माननीय शिवराज जी ने फिर निर्देश दिए, जबकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है कि आपके यहाँ सिर्फ एक ट्रेन पहुंची है, सिर्फ एक। उसके बावजूद स्थितियां ऐसी हैं कि इन स्थितियों में हमें दोनों चीजों को एक साथ चलना है। इस समय मजदूर घर जाना चाहता है एक बार, कि वो एक बार अपने घर जाया है और काम तो उसे करना है, उसे मालूम है कि उसके जीवन में काम करना ही उसके जीवन की पूर्णता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, वो श्रम कानून नया रोजगार का अवसर पैदा कर रहे हैं। वो रोजगार का अवसर ऐसा पैदा कर रहे हैं कि जब वर्किंग आवर 16 घंटे रहेंगे तो एक ही मजदूर काम नहीं करेगा, वहां 2 मजदूर काम करेंगे, वो एक की जगह वहां 2 काम करेंगे। और ये बाजारों को खुलने का समय तय किया गया है। जो फैक्ट्रियां, उत्पादन इकाइयां 3 शिफ्ट में आज भी चल रही हैं, उनमें एक ही लेबर तीनों शिफ्ट नहीं करती है, 3 शिफ्ट में 3 लेबर काम करती है, एक लेबर 8 घंटे ही काम करती है। ये श्रम कानून है, इसमें संशोधन नहीं किया गया। मगर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत दूसरे किस्म का है। हम इस तरह का आरोप लगाने का समय नहीं है, जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है, ये सच है। श्रमिक कानून इतने बरस में बहुत संघर्ष के बाद बने, उन्हें टर्मिनेट करने की जरूरत क्या है? नहीं, किसे संरक्षण देने की जी, किसे संरक्षण? आप मुझे रिजवान जी एक बात बताइए, इन विपरीत परिस्थितियों में जिसमें 3 काम करने हैं नियोक्ता को, एक काम तो उसको ये करना है कि लॉकडाउन के दौरान भी अपने यहाँ काम कर रहे श्रमिक को पैसा देना है, उसे निकालना नहीं है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होना है वो ये होना है कि उसके उत्पादन इकाई को वापस प्रारंभ करना, जो बहुत कठिन और दुरूह काम है, बहुत आसान काम नहीं है। मैं यहाँ रहता हूं, मेरे मित्र हैं, आपको बताऊं सरकार ने क्या क्या किया है। 10% की सीसी लिमिट एमएसएमई और लघु उद्योगों की स्वतः बढ़ा दी गई है, स्वतः। उसके लिए उनसे कोलैटरल गारंटी भी नहीं ली गई। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी। मजदूरों के अधिकार है, उन्हें स्थगित करने की जरूरत क्यों पड़ी? बार बार अमिताभ कांत ना उसमें कोई कटौती की गई। अमिताभ कांत का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो जाहिर है ये दिल्ली से ही चीजें नीचे आ रही हैं, वहीं के दबाव और वहीं के सुझाव और वहीं की चीजों के साथ ये सारी तरह की चीजें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि मजदूरों की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, मजदूरों की वजह में जो इतने ढेर सारे कानून हैं उनकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है वो सफर कर रही है। मजदूरों के बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती, और इंडस्ट्री सिर्फ अपने हितों के लिए ही काम करेगी, मजदूरों के हित के लिए काम नहीं करेगी।
सरकारें भी इंडस्ट्री के साथ हो जाएंगी, तो शोषण होगा। ये टर्मिनेट करने की जरूरत क्या है? इसका कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया, ऐसा कोई लोगों के साथ सलाह मशवरा भी नहीं किया गया। बहुत ढेर सारे श्रमिक संगठन है देश में, आपके भी समर्थन वाले श्रमिक संगठन है, वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भी नाखुश है आपकी इन चीजों से। ऐसा किया क्यों आपने? देखिए रिजवान जी, इस देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ बना। माजदी मजदूर संघ के अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे। आपको यह भी ध्यान होगा कि उन्हीं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारा इकोनॉमिक्स बहुत अलग तरह से चलता है और इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होगा, मजदूरों का दोहन होगा। 70 सालों के भारत में असल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि हम श्रमिक पैदा कर सके मगर स्किल्ड श्रमिक पैदा नहीं कर सके, और उनको स्किल करने का काम 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और अनस्किल्ड लेबर के कारण ही हमारा जो मजदूर है वो परेशानी का जीवन जीता है, अनस्किल्ड का पैसा वो लेता है। अनस्किल्ड मजदूर वही आदमी 8 घंटे काम करता है, जब वो अनस्किल्ड होता है तो 250 रुपए ले पाता है, और जब वो स्किल्ड होता है तो 700 से 1000 रुपए उसे मिलता है। ये अनस्किल्ड लेबर का जो भारत में हब बना दिया था कांग्रेस और उसकी नीतियों ने, उसमें जो भी परिवर्तन घोर आपत्ति है रिजवान जी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बात को कहीं से कहीं और ले जाते हैं ब्रज गोपाल। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूँ। कुछ कहना है अवनीश, इस पर कहना हो तो कह दीजिए जल्दी। देखिए, ये कह रहे हैं भारत में स्किल लेबर, कैसी बात कर रहे हैं? भारत के मजदूरों की पूरे डिमांड है। आप जाके देखिए किसी चाहे दुबई जैसी कंट्री में जाके देखिए, आप यूएस में जाके देखिए, जैसे इस तरह की कंट्री है बैंकॉक, मॉरिशस, जहां पर छोटे छोटे उद्योग लगे। आप चाइना में जाके देखिए, आप जापान में जाके देखिए, भारतीय मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा डिमांड है वहां के मजदूर जो कि कितने ITI पास करके, 10th पास करके कितने सारे लाखों मजदूर बाहर काम कर रहे हैं देश में। आप दैनिक 500 पैसा मिलता है, अरे 250 रुपए। अरे ब्रजगोपाल जी, मैं आपको बता दूं, इसी देश में आप देखिए, इसी देश में देखिए Hyundai जैसी कंपनी अपने प्लांट डालती है, Volkswagen जैसी कंपनी अपने प्लांट डालती, टाटा मारुति की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब जो पहले कार असेंबल करते थे, आज उन्होंने अपने प्लांट डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे मजदूर हैं। इसलिए प्लांट डालते हैं कि आपके यहाँ श्रम सस्ता है, सस्ते श्रम के कारण कि वो जर्मनी में, अमेरिका में से मतलब नहीं है। हमने सस्ते श्रमिक पैदा करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि भारत में मजदूर को उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपसे मैं सवाल कुछ पूछता हूं, मैं आपको बता दूं, सस्ते महंगे से मतलब नहीं है ब्रजगोपाल जी। सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? आपने स्किल किया होगा, स्किल के नाम पर बहुत ढेर सारे प्रशिक्षण शिविर भी, वर्कशॉप भी लगे, और ऐसी वर्कशॉपों में कितने लोग स्किल्ड होते हैं ये हम आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन चलिए, ऐसा नहीं है कि पहले स्किल नहीं थे और ऐसा नहीं है कि अब अनस्किल्ड नहीं है। ये प्रशिक्षण बढ़ता जाता है। एक मजदूर काम शुरू करता है, अगर कोई मकान बनाने का, तो ईंटा गारा ढोता है, फिर गारा बनाना सीख जाता है, और फिर गारा लगाना भी सीखता है। और ये बरसों से होता रहा है। हाँ, व्यापक स्तर पर किया जा सकता है ऐसी चीजों को, सिर्फ प्रमाण पत्र देने से काम नहीं बनेगा, इन चीजों को सिखाना भी बहुत जरूरी है। और देश में हालात ये हैं बहुत लंबे समय से कि रोजगार घटते जा रहे हैं, और जब रोजगार घटते जा रहे हैं तो आप स्किल्ड अनस्किल्ड जो है वो कहने और बताने के लिए बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन कानून क्यों बदले इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया, आप दोनों ने नहीं दिया। चलिए आशीष, आपके पास आता हूं जी। कानून बदल गए, चीजें बदल गई, उम्मीदें बहुत है, जीने का तरीका बदल रहा है, हम पुराने जमाने के सिस्टम पे आ रहे हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो हाथ पैर धोकर घुसते हैं, स्लीपर और जूते बाहर निकाल कर आते हैं। घर के अंदर दूसरे अंदाज में रहने लगे हैं, मल मल कर हाथ धोते हैं, बार बार धोते हैं, और जिंदगी बदल रही है, उसका तरीका बदल रहा है, उसका अंदाज बदल रहा है, और हम सोचने, देखने और सारे तरह की चीजों का नजरिया बदलने लगा है। खूब शोषण किया हमने, खूब दोहन किया प्रकृति का, अब हमें लगने लगा है कि नहीं साहब, कुछ पर्यावरण भी कोई चीज होती है,
और सबको सुधार की हम कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी बदल रही है, लेकिन जिंदगी पटरी पर कब आएगी और कैसे आएगी, और मजदूरों का क्या शोषण नहीं होगा इस तरह के श्रम कानून? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मजदूरों का जहां तक मामला है, मजदूरों का शोषण या मजदूरों की जो स्थिति है वो इस लॉकडाउन के 50 दिनों ने साफ कर दी है। मजदूरों की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें जो सामने आई हैं, उससे समझ में आता है कि आज भी उनके पास वो स्थितियां नहीं है कि जहां पर वो ठीक से, अब आप देखिए कि एक लॉकडाउन के थोड़े से अरसे के बाद उनके वो खाने पीने के मोहताज हो गए, उनके पास कुछ साधन नहीं बचे, उनको सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं मिल पाया। तो ये मजदूरों की स्थिति बताती है। स्किल लेबर का जहां तक मामला है, तो स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर जो है वो एक सतत प्रोसेस है, और ये मुझे लगता है 40-50 सालों से चल रही है। कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये बात जो आपने कही है सही है कि आदमी अपने आप काम सीखता है। हम देखते हैं एक मैकेनिक जो है, वो एक मैकेनिक की दुकान पे एक युवक काम करता है, धीरे धीरे वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, वो कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाता। एक मजदूर होता है, वो खुद मकान बनाने लगता है। ये जीवन के हर क्षेत्र में ये साथ साथ सिलसिले चलते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं, कुछ लोग व्यवहारिक रूप से जमीन से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं, ये लगातार चलेंगी। मजदूरों के मामले बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल में सबसे बड़ी बात है जो डीबीटी स्कीम है, जो देश में सबके पास है, और कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बात कह चुके हैं कि इसके जरिए इन लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस वक्त में। इसे सबसे पहले उनकी जेब में पैसा डाल के, उन्हें पैकेज देके उनकी स्थिति को अभी सुधारा जा सकता है। फिर एक लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस होगा कि उन्हें कैसे आगे मजबूत किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, उसमें साफ बात है कि अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त में जो मंझोले कारोबारी हैं, बड़े नहीं मंझोले जो कारोबारी हैं, उनको बड़े पैकेज की जरूरत है ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। जो रोज का काम करते हैं, उन तरह के कारोबारियों को सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात, मिडिल क्लास का जो लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास के जो लोग निजी संस्थानों में काम करते हैं, कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको संभालने की जरूरत है, क्योंकि वो सेक्टर्स अब मंदी के बाद, मंदी जो आएगी उसमें कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस स्तर की जो संस्थान है या बिजनेस है, उनको पैकेज देने की और राहत देने की जरूरत पड़ेगी। तो और एक बात, में ट्रेन की बात आई थी, जो मैं कह रहा था कि ट्रेन के टिकट कैंसिल हो गए तो बंद करना पड़ी। मैं ये कह रहा था कि वो उस समय ट्रेन का उपयोग लॉकडाउन के समय कमर्शियल नहीं किया जा सकता, करना चाहिए, बजाय इसके कि वो मजदूर जो इधर से उधर जाना चाहते थे, वो कहीं जाना चाहते तो उन्हें वहां से वहां कर दिया जाता। तो आज की स्थिति में अफरा तफरी की स्थिति नहीं बनती। खैर, वो चीजें हैं, अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन तो एक बात और भी आएगी साहब कि ये जो कोरोना का जो लॉकडाउन है, ये थोड़ा और शिथिल होगा, आगे बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ इसके बहुत सारे सवाल होंगे कि ये किया जा सकता था, ये नहीं किया जा सकता था। इन सब चीजों पर बहस मुबाहिसे हो सकते हैं, ये भी जाना चाहिए, लेकिन आगे आके इसको देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट पड़े हैं समाज पर, सोसाइटी पर, बिजनेस पर, सरकार के कामकाज पर, उसको कैसे खड़ा किया जाए। क्योंकि अभी ही कई सरकारें जो है अपने कर्मचारियों के वेतन काटने की स्थिति में, जब उनके वेतन कटेंगे तो बाजार की स्थिति और खराब होगी, वो सारे कारोबार फिर से चौपट हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से बंधी हुई हैं, इन पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और न सिर्फ केंद्र को बल्कि राज्य में जो दूसरे दलों की भी सरकारें हैं, उनको एक दूसरे के अच्छे कामों से सबक लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जब कोरोना का लॉकडाउन खुलेगा तब राजनीतिक गुंजाइश बहुत कम रहनी चाहिए। बिल्कुल। राजगोपाल लोया जी, ट्रेनों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता था, सिर्फ माल ढोने में ही नहीं, यात्री ढोने में भी हो सकता था, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती थी। एकदम से जो प्रेशर बढ़ा है, लाखों नहीं करोड़ों मजदूर देश में इधर से उधर हैं। एकदम एक दिन आपने रात शाम को कहा कि रात 12 बजे से लॉकडाउन, 21 रिजवान जी इसके बाद नहीं बनाई, उस पर सवाल बहुत से हुए। जब ये लॉकडाउन से हम बाहर निकलेंगे तो इस पर सवाल होंगे, लेकिन ऐसे समय में मजदूरों में हम मजदूर संयम नहीं रख पाए, और कुछ कारण उसके लिए हमारी शासन व्यवस्था भी है। यदि वो उन पर भरोसा दिला पाती, उन्हें वक्त पर भोजन का इंतजाम करती, उनके प्रॉपर रहने का इंतजाम करती, उन्हें प्रॉपर क्वारंटीन करती, बहुत सारी चीजें। और शनै शनै एकदम से हमने दुनिया थाम दी थी, लेकिन उसमें भी यदि हम उस समय में, उस खाली समय में शनै शनै योजना बनाते, लोगों को विश्वास दिलाते, लोगों में पैनिक नहीं फैलता।
बड़े पैमाने पर बहुत ढेर सारी राज्य सरकारें हैं, सब कोई टेलीफोन करता है, कॉन्टेक्ट उसको कोई संपर्क नहीं होता, बात नहीं होती, कोई बात नहीं होता। और ये मजदूरों तक सीमित नहीं है, बहुत प्रभावशाली लोग भी हैं, कहीं फंसे हैं, वहां से आना चाहते हैं, कुछ नहीं है, संपर्क नहीं है, कोई बात नहीं है, बार बार वो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है ऐसा। लेकिन चूंकि जाहिर है आप कहेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन इसको जितना ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके, इसको जितना बेहतर बनाया जा सके, जितना अधिक लोग इस तरह के कामों में लगाए जा सके, इसलिए कि आप जैसे बहुत ढेर सारे लोग, हमारे आप जैसे बहुत ढेर सारा मैन पावर और सुलझा हुआ सोच के लोग बहुत बड़े पैमाने पर अपने अपने घरों पर, उनका भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता था। लेकिन इस स्किल का भी आप लाभ ले सकते हैं। आप स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे स्किल्ड लोग हैं ऐसे जो मैनेजमेंट समझते हैं, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए पैनिक फैला और बहुत बड़े स्तर पर फैला। लोग पैदल चल पड़े, स्लीपर टूट गई तो बोतल बांध के चल रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई जिंदगी से हार रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी ने रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, इतनी तपती गर्मी में लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं, तो वहां पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। रिजवान जी, इसमें दो बातें हैं, अपन ने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि एक तो पहला सवाल ये है कि किसी को नहीं मालूम था कि लॉकडाउन चलेगा कब तक और आर्थिक गतिविधियां बंद रहेंगी कब तक। आज भी आप जब अपन बात कर रहे हैं, आपको बहुत बेहतर मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी ने कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि लेबर को ना वापस भेजाइए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करे बगैर हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। ये गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, नीतीश जी ने ये कहा है कि नहीं, ये जो ट्रेनें आप चला रहे हैं ये भी बंद करिए, कहीं के लोगों को न लाइए। तो ऐसा है, मत बहुत हैं और इन बहुत मतों में से एक मत जिसपे ज्यादा मान्यता हो, और चूंकि कोरोना बिल्कुल एक नया अभिनव काम था, उसका हमें कोई पूर्व अनुभव किसी को नहीं है, परंतु जो बेहतर संभव हो सकता था वो करने का प्रयत्न सरकार ने किया है। और एक बात मैं आपसे फिर कह दूं कि सारा विश्व इस बात का प्रशंसा कर रहा है कि जो स्प्रेडिंग की आशंका दुनिया को भारत में थी, हम उससे बहुत पीछे हैं। बहुत बड़ी आशंकाएं लोगों को थी, सीमित संसाधन, अशिक्षा, इन सब के बावजूद सरकार ने बहुत काम किया है, लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, लोगों तक अपनी भावना पहुंचाने का काम किया है, और लोगों ने सरकार को जो लौटाया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय आदमी ने अपनी उस सामर्थ्य का परिचय दिया है जो अनादिकाल से हमारी परंपरा रही है। इस विषम परिस्थिति में भी वो शासक के साथ खड़ा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और उनमें अपना विश्वास रखता है। और हम ये मानते हैं कि ये जो अंधकार है ये हमें प्रकाश की ओर लेकर जाएगा, और इसी भावना को हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि केवल भोजन से काम नहीं चलता है। इस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर पैनिक एक बार आ गया तो भोजन उसके लिए व्यर्थ है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चर्चाओं के माध्यम से ऐसा वातावरण ना बने कि जो जनता में पैनिक पैदा करे। इसलिए मैं ये मानता हूं निजी तौर पर कि ये जो संकट था, हम इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे और इसको अवसर में तब्दील करेंगे। यदि पूंजी के कारण, पूंजी के कमी के कारण मध्य प्रदेश का मजदूर मध्य प्रदेश के बाहर जाता था और वहां जाकर वहां की पूंजीपतियों का काम कर, आप उसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत ढेर सारे प्रदेश सरकारें अब आप ही कह रहे हैं कि वो कह रही है कि नहीं वापस हुई हो। अभी संदीप प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगा। देखिए, मैं तो रिजवान जी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है अपने मुंह मियां मिट्ठू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अच्छा काम हो गया है कोरोना के संबंध में। इतनी सारी मौतें हो गई हमारे देश में, इतने सारे, इसी प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में आज आप देखें कि अकेले भोपाल में 800 मरीज ऑन रिकॉर्ड हैं, इंदौर में 200 मरीज हैं। मतलब आप कहते हैं कि साहब स्थिति, गृह मंत्री कहते हैं कि नरोत्तम जी स्थिति सुधर रही हो, स्थिति और दिनों दिन बिगड़ रही है। अरे साहब, आप 50-50 आईएएसओ के ट्रांसफर करते हैं एक दिन में, लेकिन आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी गुटबाजी निकल कर आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश सरकार, अगर हम शिवराज सरकार की बात करें रिजवान जी, में मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार का कोरोना से ज्यादा ध्यान अपने अंतर्द्वंद पर है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें 29 दिन के बाद तो ये मंत्रिमंडल गठित कर पाया 5 लोगों का, उसमें भी बड़ी समस्या रही कि महाराष्ट्र के कितने, हमारे कितने। आपने नहीं बात, मैंने कहा था जो उन्होंने कहा उस पर बोलिए, लेकिन आपने नहीं। देखिए रिजवान जी, वो सारी बातें बहुत हो गई। ऐसा लग रहा है उनको कि उन्होंने अच्छा काम किया है। कहाँ अच्छा काम किया है? आप कह रहे हैं कि ट्रेन लग रहा है। अरे नहीं, दुनिया को भी नहीं लग रहा है, दुनिया को भी नहीं लग रहा है। और जहां तक बात है ना रिजवान जी, ये कह रहे हैं पहले नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने जनवरी में बोल दिया था कि एक बहुत बड़ी आपदा होने वाली है, और नहीं बताने गए उस समय आपके लोगों ने उनका उपवास उड़ाया था। तो इसका ये परिणाम है कि देश एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे काम करे जाने की आवश्यकता है। केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी सरकारों को काम करना चाहिए, राजनीति छोड़कर काम करना चाहिए। ठीक है ब्रज गोपाल, मंत्रिमंडल को लेकर कुछ सवाल उन्होंने किया, उतना ही कहिएगा, इससे आगे नहीं। मंत्री देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, मंत्री कितने हो और कौन हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। उस पर चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन मंत्री होगा और कितने। ऐसा नहीं होता है। आजाद देश की पहली सरकार नहीं है शिवराज की, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। विशेष अधिकार है, ये जनतंत्र है। रिजवान जी, ये जो कह रहे विशेष अधिकार, ये विशेष अधिकार नहीं है, ये विशेष अधिकार नहीं है, ये दमनकार अधिकार है। अवनीश जी, गोपाल जी, दोनों से ही मैं निवेदन करूंगा। बहुत तबादले कर दिए आप, आरोप लगा रहे हो, बहुत तबादले। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के 465 IAS के 600 ट्रांसफर कर दिए, वो हमारे 50 पर उंगली उठा रहे हैं। जो लोग सुनिए, 50 तो एक साथ हुए हैं, 50 तो एक साथ 200 250 IAS के ट्रांसफर हो चुके हैं। चिंता मत करिए गोपाल जी, 250 IAS के ट्रांसफर आप कर चुके हैं। दूसरे को रात में मैं आपको बताऊं, मेरे पास समाप्त हो गया, वक्त समाप्त हो गया। अविनाश, बस यही है कि जिंदगी पटरी पर लौट आए, बिल्कुल लगाते हैं। कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ये साहस के साथ भी हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। कोशिश यही है कि एक डिस्टेंस बनाए और अपना काम भी करें, जिंदगी पटरी पर आ जाए। और धीरे धीरे जिस तरह के लॉकडाउन में फंस गए हम, पूरा देश फंस गया है, धीरे धीरे उकता सा गया है। अब वो सोचता है कि बाहर निकलने दो, जो होगा देखा जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है लोगों पर, और सरकार पर भी लोगों की भावना इस तरह से पहुंच रही है। रणनीति का हिस्सा भी इसे माना जा सकता है। और सरकारें अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से बातें कर रही हैं। और ज्यादातर सरकारों का मत यही है कि राज्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए, इसे रेड जोन माने और किसे सुरक्षित माने और किसे संरक्षित, उसको अपने निर्णय लेने के अधिकार हो। आर्थिक पैकेज सभी राज्यों को चाहिए। मुखर होकर वो सरकारें बोल रही हैं जो बीजेपी शासित नहीं है, वो सरकारें मुखर होकर कह रही हैं, लेकिन डिमांड तो सभी की है। सरकारें समझती भी है कि अब उनके पास अर्थ नहीं है और बिना अर्थ के सब अनर्थ हो जाता है, इसलिए सबको पैसे चाहिए। और केंद्र के पास भी पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नए नए प्रयोग किए थे बहुत से, अब उन प्रयोग में सारे में एक साथ सत्ता तो मिलती नहीं। तो अब कोरोना के संकट काल में बहुत ढेर सारे पुराने जो हमारे दर्द है वो सामने आने लगे हैं, पुराने जो प्रयोग हैं वो भी आईना दिखाने लगे हैं। तो अब इन सब के बीच देखिए, आने वाला वक्त अच्छा होगा इस उम्मीद से, और बेहतर होगा। हम एकजुट होंगे और एकजुट होकर बेहतर काम करेंगे। और विश्वास रखिए, इस संकट से हम एकजुटता के साथ ही निकल सकते हैं और निपट सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एकजुटता के साथ ही इस संकट से उबरा जा सकता है। कोशिशें भी यही हैं, सरकारों की भी, लोगों की भी। लेकिन अब जो सवाल यही है रिजवान जी कि लोगों को अब इसकी आदत डालना होगी, क्योंकि ये लंबा चलने वाला संकट है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है नहीं कोविड-19। लिहाजा लोगों को समझना होगा, जब इसके साथ ही रहना है तो अपनी आदतों में, अपने आचार व्यवहार में और तमाम चीज़ों में उन्हें बदलाव करना होगा। और धीरे धीरे लॉकडाउन खुले, यही हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी तरह से पटरी पर आ सकती है और जीवन शैली भी हमारी पटरी पर आ सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। पटरी पर निश्चित ही आएगी ज़िंदगी और देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।